बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों और नौजवानों, फ़लस्तीन का मसला असल में क्या है, मैं ज़रा इसको बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक इस सिलसिले में मैंने कल के अपनी स्पीच में आपको बताया था, वो था कि 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की और यूरोपियन दूसरी ताकतों की साजिश से कैसे फ़लस्तीन की सरज़मीन पर एक नया मुल्क बसाया गया और उस नए मुल्क में विदेशों से, ख़ास तौर पर वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप से लोग लाकर बसाए गए। यानी मूल निवासियों से ज़मीन को छीनकर विदेशी लोगों को किस तरह वहाँ पर लाकर बसाया गया, इसका मैंने आपसे कुछ तफसील से आपको इस बारे में बताया था। थोड़ा सा और पीछे हटकर आज मुझे एक दो बातें वो भी आपसे कहनी हैं जो शायद मैंने कल नहीं बयान की थी कि वर्ल्ड वॉर जो पहली हुई है 1914 से 1918 तक, उसी वक्त से ही बरतानिया ने पूरी साजिश करके, इंग्लैंड ने, यूके ने, ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी साजिश करके फ़लस्तीन में वहाँ फ़लस्तीनियों की ज़मीन को छीन कर और ज़ियोनिस्ट ज्यूज़ को वहाँ पर लाकर बसाने का काम शुरू कर दिया था। और ज़मीनें ख़रीद कर उन्होंने ज्यूज़ के हवाले करना शुरू किया था। जो ब्रिटिश बैंकर्स से बड़े बड़े लोग थे, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, वो बाकायदा मिलियंस ऑफ पाउंड्स डोनेट कर रहे थे और वो लोग ज़मीनें खुद, उनकी जो एम्बेसीज थी या कौंसलेट्स थे, वो ज़मीनें ख़रीद कर वो उन ज़ियोनिस्ट यहूदियों के हवाले कर रहे थे। तो बहुत ही मेन रोल जो इसमें है वो असल में ब्रिटेन का है। और अब अंग्रेज़ों की तारीख़ से, उनकी फ़ितरत से, उनके मिजाज से, उनके षड्यंत्रकारी मिजाज से जो लोग वाकिफ़ हैं, उनके सामने तो ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे बहुत से लोग हैं जो भारतीय ब्राह्मणों के षड्यंत्रकारी मिजाज से तो वाकिफ़ हैं। भारतीय ब्राह्मण का मतलब वो ब्राह्मण या वो विदेशी जो यहाँ आकर बसे, लेकिन वो आर्यंस जो यूरोप के देशों में जाकर गए, उन्होंने वहाँ जो कब्ज़ा किया, जिनके गुरु घंटाल अंग्रेज़ थे, उनकी जो तबीयत में, मिजाज में साजिशें थीं, तोड़ना था, लड़ाना था, डिवाइड एंड रूल, उससे आमतौर पर हमारे बहुत से लोग शायद वाकिफ़ नहीं हैं, ख़ास तौर पर नॉन मुस्लिम। ज़रूरत तो है इस बात की कि उससे भी अच्छी तरह वाकिफ़ियत हो। बहरहाल मैं इसी वजह से थोड़ी सी बातें आज आपसे और भी बताऊंगा। वाइज़मैन एक लीडर गुज़रा है जिसका बहुत असर और रसूख था ब्रिटेन में। उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत ज़बरदस्त माल को ख़र्च किया, सिर्फ इसलिए कि फ़लस्तीन के मूल निवासियों से ज़मीनों को छीना जाए और उनको वहाँ से निकाला जाए और वहाँ पर ज़ियोनिस्ट ज्यूज़ को लाकर बसाया जाए। फिर एक वक्त आया कि ब्रिटिशर्स ने बड़ी साजिश करके, और जो अरब पेनिनसुला है, जहाँ आज सऊदी अरबिया जिसका नाम है, उसमें उन्होंने आपस में लड़वाया। जो वहाँ का उस वक्त का रूलर था उसको लड़वाया और एक लंबी कहानी है कि किस तरह वो साजिश कामयाब हुई। लॉरेंस नाम का एक ब्रिटिश एजेंट था,
जो अरबों की तरह की अरबी बोलता था और बिल्कुल अरब ड्रेस में रहता था, ऊँट की सवारी करता था, और उसने अरबों का बड़ा कॉन्फिडेंस अपने हासिल कर लिया था और उसने अरबों को तुर्कों से लड़वाया। बहुत भयानक हिस्ट्री है ये, किस तरह अरब धोखे में आए और बेवकूफ़ बने और किस तरह उस्मानी तुर्कों से अरबों की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और मकसद उसका क्या था? मकसद उसका ये था कि किसी तरह अरबों को ये लालच दी जाए कि अगर तुम उस्मानी तुर्कों से लड़ पड़ोगे तो उस्मानी तुर्कों का जो इस वक्त हुकूमत है फ़लस्तीन पर, इराक़ पर, शाम पर, ये हम उस हुकूमत को गिरवा देंगे और ये सारा इलाक़ा सब तुम्हारे हवाले कर देंगे। अरब बड़े खुश हुए कि हमको तो बैतुल मुक़द्दस भी मिल जाएगा, फ़लस्तीन भी मिल जाएगा, इराक़ और शाम भी मिल जाएगा। और वो बिल्कुल नहीं समझे कि हमको धोखा देने वाले हैं ये लोग। और बिल आखिर एक बगावत का ऐलान कर दिया। उस वक्त के अरब पेनिनसुला के रूलर, जिसका नाम शरीफ हुसैन था, उसने 1916 में एक बगावत कर दी अब तुर्कों के ख़िलाफ़। और इसके नतीजा ये हुआ कि ये जो अरब का मुल्क था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एलाई बन गया। ये अजीब तारीख़ है, ये गद्दारी की तारीख़, पीठ के पीछे छुरा घोंपने की तारीख़। अब बरतानिया ने क्या किया कि जब उस्मानिया सल्तनत, ओटोमन एम्पायर की गिरफ्त कमज़ोर हो गई तो उसने इराक़ और शाम के फ्यूचर के बारे में ये फ्रांस से बातचीत शुरू की। पहले वादा किया था कि अरबों को कि हम तुमको दे देंगे, लेकिन जब अरबों ने वो काम कर दिया जो वो कराना चाहते थे तो उन्होंने इराक़ और शाम से फ़लस्तीन के बारे में, इराक़ और शाम के बारे में फ्रांस से गुफ्तगू शुरू की। बाद में इसमें रूस भी शामिल हो गया। और बिल आखिर मई 1916 में एक साइक्स पिको एग्रीमेंट मशहूर है, वो हुआ इन ताकतों के दरमियान। उसमें तय हुआ कि इराक़ का जो ज़्यादातर हिस्सा है और ईस्टर्न जॉर्डन और पैलेस्टाइन में हीफ़ा तक का इलाका, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों मुल्क गोया ये बरतानिया को मिल जाएंगे। ये बंदरबाट हो रही थी और ब्रिटिश सरकार वहाँ पर चलाएगी इन मुल्कों को, और लिबनन और सीरिया ये फ्रांस को मिल जाएगा। आप सोचें ज़रा, आप देखो ज़रा क्या मतलब है इसका। ये मुल्क जिनके हैं वो चलाएंगे भाई, आप कौन होते हो? लेकिन हमारे देश में जिस तरह उन्होंने आकर कब्ज़ा किया लूटने खसोटने के लिए, कुदरत की अजीब बात है, बरतानिया में कोई पैदावार नहीं है। वो सारी दुनिया की दौलत को लूट कर दुनिया की बड़ी ताकत बने। आपको तो ये बात यकीनन पता है कि भारत का सारा माल और मुनाफा बरतानिया जाता था, इंग्लैंड जाता था, और उससे वो बड़ी ताकत बने हैं, वरना तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये लुटेरे लोग हैं, आज भी लूटमार मचा रहे हैं। और यहाँ पर आकर मैं आपसे बीच में एक बात रोक कर कहूँगा, मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से जो इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, इस बात को वो लोग नहीं समझ सकते कि जो अंग्रेज़ों से वाकिफ़ नहीं है। पूरी दुनिया का सिस्टम जो ख़राब किए हुए हैं लोग, वो यही वेस्टर्न पश्चिमी ताकतें हैं। ये ब्राह्मण ने भारत का सत्यानाश किया है और इन लोगों ने पूरी दुनिया का सत्यानाश किया है। तो मुसलमानों ने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था, मगर इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया के बिगाड़ के असली मुजरिमों को आइडेंटिफाई कर लिया था उन्होंने। इसलिए अपनी पूरी ताकत वो उनको कमज़ोर करने पर लगाए हुए थे। एक देश की आज़ादी का मसला नहीं था, पूरी दुनिया की आज़ादी का मसला था। जो लोग ये नहीं समझ पाते कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, वो अंग्रेज़ों के कैरेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हैं।
जो अंग्रेज़ों के कैरेक्टर से, वेस्टर्न और पश्चिमी ताकतों के कैरेक्टर से वाकिफ़ हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि सबसे बड़े शैतान तो यही लोग हैं जिन्होंने विश्वव्यापी सतह पर, एक ग्लोबल सतह पर लूटमार मचाई है और कमज़ोरों पर, मूल निवासियों पर जुल्म किया है। ये बात भी मैं बीच में बता दूं कि ये जो लोग समझते हैं कि वो बड़े सेकुलर लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत ही कम समझ लोग हैं जो ये समझते हैं। उनके दिल और दिमाग के अंदर क्या होता है वो कुछ और होता है। ज़ुबान पर वो उनको किस वक्त, किसके सामने, किस ऑडियंस के सामने क्या कहना है, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए झूठ और धोखा देने में दुनिया में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। अब जब पहली जंग ख़त्म हुई और ऑटोमन एम्पायर भी 1923-24 में गिर गई, तो जो ब्रिटिश फ़ौजें जो हैं, अब इनके लिए तो कोई रुकावट ही नहीं रह गई थी। ये तो पूरी तरह बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गई। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी ने उस लड़ाई को जीतने के बाद जो सेलिब्रेट कर रहा था, जश्न मना रहा था, उसकी ज़ुबान से एक जुमला निकला था कि आज क्रूसेड मुकम्मल हो गया। जो हम क्रिश्चियंस की मजहबी जंगें थीं, आज उनका सिलसिला मुकम्मल हो गया। यानी फ़लस्तीन पर हमला खालिस मजहबी बुनियाद पर था और वो एक क्रूसेड था, एक धार्मिक युद्ध था, वो धर्म युद्ध था। और ये लड़ाइयाँ सब मजहबी हैं। अफसोस ये है कि मुसलमानों से कहा जाता है कि आप मजहबी एतबार से किसी मामले को मत देखो, और ख़ुद वो खालिस धार्मिक और मजहबी मामला हैसियत से ही हर चीज़ को देखते हैं। 9/11 का जो वाक़या हुआ था, उस वक्त जो अमेरिकन सदर बुश के मुंह से जो जुमला शायद निकल आया था, उसमें भी उसने उस हमले के वक्त में सलीबी जंग ही का नाम लिया था कि हम, ये लड़ाई मजहबी और सलीबी लड़ाई है, ये क्राइस्ट की लड़ाई है, हम जीसस क्राइस्ट के सिपाही हैं। तो ये खालिस मजहबी जज्बात उभार कर और मजहबी मकासद को सामने रख कर बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, और कभी कभी इसका इजहार ज़ुबान पर आ जाता है। लुईस 9th जो ब्रिटिश एक बादशाह गुज़रा है 13th सेंचुरी AD का, 1270 में वो मरा था। उसने अपनी मरने से पहले जो एक विल लिखवाई थी, उसमें एक वसीयत और एक विल ये थी कि अरबों के बीच में एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो उनको आपस में इत्तेहाद कर लेने और एक हो जाने से रोके रखे और उनके अंदर हमेशा फूट डालती रहे। फिर 1917 ही में जब एक फ़ौजी जनरल LNB के सुपुर्द किया गया फ़लस्तीन को, तो उससे पहले मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बेल्फोर डिक्लेरेशन पास किया था, और उसके बाद फिर आगे बढ़ती रही बात, यहाँ तक कि वहाँ पहुँच गई जहाँ तक मैं कल ख़ुद आपको लेकर पहुँचा था कि किस तरह इसराइल के क़याम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। 1920 10 जनवरी जब ब्रिटिश मैंडेट में दे दिया गया फ़लस्तीन, इसका भी तज़किरा मैं कल कर चुका हूँ। अब मैं दरमियान की एक दो चीज़ों को छोड़कर वक्त बचाने के लिए वहाँ से आगे से बात शुरू करूँगा जहाँ मैंने कल बात को पहुँचाया था।
फ़लस्तीन के लोगों ने अक्टूबर 1948 में, याद रखिएगा कि अगस्त 1948 में बाकायदा इसराइल के क़याम का ऐलान हो चुका है। और ये भी जहन में रखिए कि 1947 में, उससे एक साल पहले अगस्त के ही महीने में भारत को नाम निहाद तथाकथित आज़ादी दी गई। और यहाँ भी इस मुल्क को ऐसा कर दिया गया कि ये मुस्तकिल आपस में लड़ते रहे। यही काम उन्होंने फ़लस्तीन में अगले साल किया, 1948 में अगस्त के ही महीने में। एक फ़लस्तीनियों ने कॉन्फ्रेंस की गज़ा में, ये भी अजीब सरज़मीन है गज़ा, ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में इस बात का ज़िक्र आया है। शायद मैं आगे अपनी आखिरी गुफ्तगू में वो हदीस कोट करूं जिसमें आपने फरमाया है कि आखिरी दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी और ज़बरदस्त रेजिस्टेंस होगा वो गज़ा से शुरू होगा। हदीस में बाकायदा गज़ा के इलाके का तज़किरा आया है। और आज आप देख रहे हैं कि गज़ा ही है जो सारी कुर्बानियाँ दे रहा है। अफसोस ये है कि 1948 में जो फ़लस्तीन के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई और इन बाहर से आने वाले लोगों को निकालने के लिए अपने बहुत मामूली रिसोर्सेज के ज़रिए से एक मुकाबला और संघर्ष शुरू किया, तो उस वक्त ख़ुद अरब हुकूमतों ने इन फ़लस्तीन के मुजाहिदों को रोक दिया और बिल आखिर यहूदियों को एक परमानेंट, एक मजबूत हुकूमत वहाँ बनाने का मौका मिल गया। और उसी साल 1948 में इस्राएली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों का एक ज़बरदस्त कत्लेआम शुरू किया, एक मास किलिंग शुरू की जिसमें 258 फ़लस्तीनी शहीद हुए और तकरीबन 60% फ़लस्तीनियों को अपने वतन से हिजरत करके उन बस्तियों में पनाह लेनी पड़ी जहां खुद यहूदी पहले से हुकूमत कर रहे थे। और 30,000 के करीब लोग वो फ़लस्तीन के ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो ऑक्यूपाइड इलाके थे वहाँ कैंपों में जाकर बस गए। उसके बाद आगे 1955 में, 1955 में स्विस कैनाल पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर हमला कर दिया। स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर लिया था मिस्र की गवर्नमेंट ने, लेकिन 1956 में हमला हो गया। मिस्र की फ़ौजों ने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन वो ज़रा अलग थलग से रहे और इसके नतीजे में 23 दिसंबर को 1956 को ब्रिटिश और फ्रेंच फ़ौजों को मिस्र से वापस जाना पड़ा। अब जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो मूड था, जो उसका रोल था और है, वो आपकी समझ में यकीनन पहले से ज़्यादा आ गया होगा। ये पूरा सिलसिला उस वक्त से चलता रहा। 1967 में एक ज़बरदस्त हमला इसराइल की फ़ौजों ने फिर किया और उसमें एक बार फिर सीरिया का और जॉर्डन का कुछ हिस्सा, उसकी ज़मीनों पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई उन फ़ौजों को जो किसी जज्बे के बग़ैर इसराइल से लड़ रहे थे। और ख़ुद अरब हुकूमतों ने भी जो कैरेक्टर उस ज़माने में अदा किया वो बहुत ही शर्मनाक है। अभी जो इसराइल का क़याम था 1948 से लेकर आज तक, हमेशा इसराइल अपनी सरहदों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। 56 में जो हमले का मैंने जिक्र किया उसमें भी यही उसका मकसद था। और उसके बाद ये सिलसिला 1967 में
आगे बढ़ा और कामयाबी के साथ आगे बढ़ा। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए इस दरमियान में, और साम्राज्य के ज़ेर असर अरब हुकूमतें भी इस कदर बंधी हुई थीं, और अरब की राजपाट पर ऐसे लोगों को बिठाया गया था जिनकी वफ़ादारी अपनी कौम से, मज़लूमों से नहीं थी, बल्कि उनकी वफ़ादारी पश्चिमी ताकतों के साथ ज़्यादा थी, इसलिए कि उन्हीं की मदद के सहारे उनका सिंहासन, उनका तख्त व ताज कायम था। अमेरिका का जो किरदार रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं अमेरिका और ब्रिटेन के किरदार को सही लफ्ज़ों में आपके सामने सच सच बयान कर सकूं। मेरे सामने कुछ नोट्स हैं जिससे शर्मनाक तफसीलात सामने आती, और उनका जो एक ज़बरदस्त मुनाफिकाना डबल रोल रहा है दुनिया के अक्सर समस्याओं के पीछे और इस फ़लस्तीनी मसले के पीछे भी, उसको जब तक आदमी कोई तफसील से नहीं पढ़ेगा तब तक वो इन पश्चिमी ताकतों की साजिशी ज़हनियत को ठीक से समझ नहीं सकता। 1967 की जो जंग है, उस जंग में भी अमेरिका और बरतानिया ने बहुत खुलकर इसराइल का साथ दिया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार इसराइल को भेजे। एक तरफ इसराइल की फ़ौजें बहुत ही एग्रेसिव किस्म के हमले करती रहती थीं और तैयारियां करती रहती थी, और दूसरी तरफ उसके लीडर दुनिया भर में फैलकर वर्ल्ड पीस, रीजनल सॉलिडरिटी, इस किस्म की मीठी मीठी बातें करते रहते थे। ये जून का महीना था जब इसराइल को 67 की जंग में एक ज़बरदस्त फतेह हुई, और उसमें जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सी सीरियन, लेबनीज़, जॉर्डन और इजिप्ट, इन चारों मुल्कों की टेरिटरीज़ में के काफ़ी हिस्से पर या कुछ हिस्से पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया और उसकी सरहदें गोया फैलती चली गईं। उस ज़माने में मशहूर लीडर था इसराइल का, डिफेंस मिनिस्टर था मोशे दायान, जो ज़रा ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें अच्छी तरह ये नाम याद होगा और इसका कैरेक्टर भी याद होगा। दो लोग इसराइल के बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। इसराइल के क्या, एक तो अमेरिका का था हेनरी किसिंजर, फॉरेन मिनिस्टर, और एक ये इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर मोशे दायान। सितंबर के महीने में यूएनओ का इजलास हुआ, और जैसे कि यूएनओ का इजलास हमेशा होता है, वही नतीजा यूएनओ के उस इजलास का भी निकला। अगर आप उस ज़माने के रिकॉर्ड्स निकाल कर कोई देखे अखबारों के, तो जो जुल्म किया है इसराइल की फ़ौजों ने फ़लस्तीन के बूढ़ों, कमज़ोरों, माजूरों, बच्चों और औरतों के साथ, शायद उसको इतने ज़माना गुज़रने के बाद भी पूरी तरह पढ़ना और तस्वीरों का देखना हर एक के लिए आसान न हो। वेस्टर्न जो ताकतें हैं, ये कहा जाता है कि अरबों के तेल की लालच भी रखती हैं और इसराइल के साथ दोस्ती भी निभाती रहती। लोग कुछ कहें, मैं अपने मुताले की रोशनी में बहुत साफ कहता हूँ कि उनकी ये पूरी असल लड़ाई मजहबी है, और वो मजहबी जज्बे से ज़ियोनिस्ट लॉबी का पूरा साथ दे रहे हैं और मुसलमानों को तबाह करने और कुचल डालने और कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले जाने के एजेंडे पर बहुत ज़माने से चल रहे हैं। बेदांत का जिस तरह का हाथी बनाकर खड़ा किया गया है, उसके कितने ही रेजोल्यूशंस आते रहे इसराइल को कंडेम करते हुए, और इसराइल से डिमांड करते हुए कि उसे ये सरहदें खाली कर देनी चाहिए, पीछे चला जाना चाहिए,
67 के पहले के बॉर्डर्स तक इसराइल को अपने आप को विथड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन आज तक इसराइल ने किसी बात की परवाह नहीं की। भारत की भोली भाली जनता को इसराइली मीडिया और ज़ियोनिस्ट मीडिया जो पूरी दुनिया के मीडिया पर काबिज़ है, वो ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि अरब लोग बड़े फैनेटिक और टेररिस्ट हैं और इसराइल के लोग बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न और सेकुलर हैं, और अरब तो बिला वजह यहूदियों के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इसराइल से बड़ा टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और या बल्कि कोई मुल्क मेरे इल्म में दुनिया में नहीं है। दुनिया में दहशतगर्दी और टेररिज्म की असल जड़ बुनियाद और उसका असल सरचश्मा इसराइल है। 70-72 साल हो चुके हैं इसराइल अपने एजेंडे को अपने आखिरी दौर में दाखिल करके वो एक भरपूर कोशिशें करना चाहता है और बहुत लंबे उसके मंसूबे और प्लान हैं। लेकिन ये मैं आपको अब बता दूं और यहीं पर आज मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि अंजाम क्या होने वाला है। कुरान मजीद के पढ़ने वालों और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वालों को इसमें कोई शक नहीं है कि अब शायद चंद साल बचे हैं इसराइल की उम्र के। मैं जानता हूँ कि ये बात आप में से बहुत सौ को शायद समझ में ना आए और कुछ शक भी हो और ख़ासा ताज्जुब भी हो, और मैं अपनी आम तौर पर इस तरह की बातें कहने का आदी नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना ही इस वक्त कह सकता हूँ कि बहुत यकीन के साथ कहा जा सकता है कि अब इसराइल की उम्र की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौमों की उल्टी गिनती शुरू होती है तो 10-20 साल तो लग ही जाते हैं। जिस किस्म के हालात इस लेटेस्ट पिछले 2 हफ्ते के दरमियान वहाँ पर हुए हैं, अगर वो फ्यूचर का किसी तरह कुछ इंडिकेशन हम उससे ले सकते हैं तो वो इंडिकेशन उसके सिवा कुछ और नहीं होने वाला या नहीं हो सकता जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया। ट्रैफिक डाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ पहले तक पूरी दुनिया से ज्यूज़ आ रहे थे इसराइल, और ज़ियोनिस्ट लॉबी पूरी दुनिया के ज्यूज़ को बहुत ही एट्रैक्टिव इंसेंटिव्स देकर अपने यहाँ बुला रही थी। और उन्होंने तो गोया अब ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में रहने वाला कोई भी यहूदी होगा वो इज़राइल का बाशिंदा माना जाएगा और उसको इज़राइल की एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जल्द से जल्द इज़राइली नेशनलिटी और पासपोर्ट दे दिया जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि जितने मैन पावर उनको चाहिए थी और जो उम्मीद थी वो अभी तक उनके पास नहीं है। और अब तो लेटेस्ट खबर यह है कि बाहर से नए ज्यूज़ का इसराइल में आना तो दूर की बात है, अब तो इसराइल में पहले से 30, 40, 50, 60 साल से रहने वाले जो ज्यूश ज़ियोनिस्ट लोग थे वो भी अब इसराइल छोड़ कर भाग रहे हैं। उन्हें भी यकीन हो गया है कि हमारा यहाँ मुस्तक़बिल महफूज नहीं है, और वो मजहबी जज्बा जो उनके बाप दादा को रहा होगा वो उन नौजवान नस्ल के अंदर नहीं है, और वो बाकायदा इस वक्त भी इसराइल छोड़कर उन मुल्कों में वापस जा रहे हैं जहाँ से वो आए थे। तो ये अब दौर एक नया शुरू हो गया है। मैं अपने तमाम सुनने वालों और सुनने वालियों में जो मुसलमान हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरी और भी गुफ्तगूएँ जो यूट्यूब पर चैनल पर आती रहती हैं, मेरे अपने चैनल पर, आप वो भी पाबंदी से सुनते रहें। मैं उसमें कुरान के हवाले से
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑथेंटिक बातों और हदीसों के हवाले से फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी देता रहूँगा। और जो हमारे दूसरे नॉन मुस्लिम भाई और बहनें और नौजवान हमारे मूल निवासी साथी वो हैं, उनसे मैं इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो वो भी मेरी और भी गुफ्तगुओं को ज़रा सुनते रहें। मेरा दिल से ख्वाहिश है कि वो जानकारी में किसी से पीछे न रहें और जुल्म से मुकाबले के सिलसिले में तो वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नेशनल और इंटरनेशनल हर सतह पर जुल्म की ताकतों की मुखालफत करें और मज़लूमों का साथ दें। एक तब्दीली आएगी और वो सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस में आएगी। ये बात मुझे कल कहनी थी, आज ही मेरी ज़ुबान पर आ गई। और फिर वो तब्दीली वहीं से तालाब की लहरें बन बन कर पूरी ज़मीन में, पूरे ग्लोब में पहुँचेंगी और हर मुल्क का कोना कोना, दुनिया के हर मुल्क का चप्पा चप्पा वो गोया अमन का और इंसाफ का गहवारा बन जाएगा। इसलिए इंसाफ के क़याम की लड़ाई लड़ने वालों को और जुल्म के ख़िलाफ़ बहादुरी के साथ जद्दोजहद और संघर्ष के मैदान में जमे रहने वालों और जमे रहने वालियों को मैं ये मुबारकबाद का पैगाम देते हुए उनसे ये अपील करता हूँ कि वो बिल्कुल न घबराएं, मायूस न हों, नाउम्मीद न हों, खौफज़दा न हों। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। ज़रूरत है कि हम कुर्बानियों को बढ़ाते चले जाएं, मेहनत बढ़ाते चले जाएं, जान भी खपाएं, माल भी लगाएं और अपनी सलाहियतों के ज़रिए भी हम अपने संगठन को, अपने आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। जो लोग मुकाबले के मैदान में जमे रहेंगे, आखिरी फ़तेह के लिए भी शायद उन्हीं को कबूल किया जाए, वरना जो लोग ड्राइंग रूम से निकल कर सीधे मैदान फ़तेह में, मैदान गनीमत लूटने के लिए पहुँचेंगे, उनका अंजाम अच्छा होगा। इसका कोई सबूत या इसकी कोई निशानी कम से कम मुझे नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ मैंने कहा है वो चाहे लफ्ज़ों में कहा हो या बिटवीन द लाइन्स कहा हो, उसको आप सब समझ गए होंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएँ, मेरी पुरखुलूस दुआएं आप सब के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।